हेलो स्टूडेंट्स, ऑन द प्रीवियस टर्न हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र के बारे में। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। विद्युत क्षेत्र के गुण, आप लोग उसको विद्युत क्षेत्र के जो गुण हैं, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं, इनको अब अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे मैंने बताया था, दो विद्युत बल रेखाएं दूसरे को नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, समझ में आ रहा है ना। और ये सारी चीज़ें आप उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो उसको आप देख के 60 ऐसे टाइप क्वेश्चन आप उसमें से नोट करेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे उसमें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आज देखेंगे, ये टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव का गुण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब विद्युत द्विध्रुव। कहने का मतलब है कि जो विद्युत द्विध्रुव है, नाम से स्पष्ट है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो सबसे पहले इसका ये डिफिनीशन है, उसको आप लोग नोट करेंगे, है ना। हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, मैं बोला हूँ ना, ठीक है। हमेशा कॉपी और पेन लेके बैठिए और डिफिनीशन को मैं लिखाता हूँ, उसको लिखिए, नोट्स बनाते चलिए। सारा नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी बीच में, है ना। चलिए लिखिए इसको। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, समझिए। जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे रखे हों, तो इससे बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे स्थित हों, तो उससे बने निकाय यानी कि सिस्टम को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमने परिभाषा से आपको स्पष्ट कराया कि जब दो विजातीय आवेश, याद रखेंगे, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, दोनों विजातीय हैं। जब ये एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे रखे हों, एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पे रखे हों, तो इससे जो बना सिस्टम है, इसी सिस्टम को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसका जो मध्य मिड पॉइंट होता है, वो होता है, आपका मान लेते हैं हम लोग सेंटर पॉइंट को ओ, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग लेते हैं कितना, 2l, ताकि यहाँ से यहाँ की वैल्यू l हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की वैल्यू 2l लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव की जो डायरेक्शन होती है, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और इसका जो दिशा होता है वो होता है माइनस से प्लस की ओर। तो ये समझ में आ गया, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। कोई दिक्कत, ये है विद्युत द्विध्रुव। आपको ये डायग्राम बनाना है लिख के। अब इसके बाद आता है सेकेंड नंबर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पहले हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपने भौतिक जीवन में किस प्रकार से इसका उपयोग है उसको हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप इसको अपने भौतिक जीवन में समझे तो कि है क्या ये चीज। तो जैसे भौतिक जीवन में, जैसे मान लीजिए दो विजातीय आवेश, हमको पता है कि हमेशा जो भी वस्तुएं बनी हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो ऑटोमेटिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आकर्षण के कारण ही किसी भी वस्तु का आकार बनता है। तो जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, सोडियम क्लोराइड। तो Na की टेंडेंसी प्लस होती है चार्ज और Cl की माइनस। अगर ये दोनों, इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इन दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो एक दूसरे के पास आएंगे। ये कहां तक आएंगे, एक दूसरे के पास, आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है। अगर इसके बीच आकर्षण बल लग रहा है ये, तो ये दूसरे को क्या करेगा, ये खींचेगा। जब खींचेगा तो कहां पे आ जाएगा, कितना डिस्टेंस पे आएगा, वो कम से कम इतने डिस्टेंस पे आकर रुक जाएगा। तो ये जो होती है दोनों के धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र, धन आवेश का केंद्र, ऋण आवेश का केंद्र,
धनावेश का केंद्र, ऋणावेश का केंद्र, इनके जो बीच की दूरी होती है यही होता है तुम्हारा क्या, डाइपोल। इसी को बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल, एक पोल दो पोल मतलब ध्रुव, एक ध्रुव दो ध्रुव, जैसे चुंबकों में ध्रुव होते हैं यहाँ पे भी ध्रुव होते हैं, तो इसको हम लोग माइनस और प्लस बोलते हैं। ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ध्रुवी और दूसरा होता है अध्रुवी। ध्रुवी मतलब ये ध्रुवी का एग्जाम्पल है, और ध्रुवी मतलब क्या होगा, जिसमें कि ये डाइपोल ना बने। डाइपोल ना बने मीन्स, डाइपोल नहीं बनेगा मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए हम लोग O2 ले लिए। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि डाइपोल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ध्रुवी, एक होता है अध्रुवी। ध्रुवण का गुण मतलब होता है जो प्लस और माइनस में डिवाइड होके वो क्या हो, उसके बीच डाइपोल बने, वो होता है ध्रुवी। जैसे NaCl एक ध्रुवी है, NaCl, HCl, इनमें एक डाइपोल बनेगा बिना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए दो प्रकार से बनता है, एक तो विद्युत क्षेत्र को जब किसी पदार्थ को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तब उसमें डाइपोल बनेगा, तो एक तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बनता है, एक विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के बिना भी बनता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के बिना भी ये बन जाता है। लेकिन ये जो है ये विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, जब थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र में हम इसको रखते हैं तो क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन इसी के ऊपर और है, तो इनके बीच जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं तो ये इसमें जो प्लस होगा वो इधर की डिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो इसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी पोजीशन, जैसे अगर वो और वो एक दूसरे पे संपाती हैं तो इससे थोड़ा सा उल्टी दिशा में इलेक्ट्रॉन की गति हो जाती है। तो ये माइनस गति इधर हो जाएगी, प्लस की गति इधर, चूंकि ऑक्सीजन में माइनस प्लस तो होता ही है। तो देखिए ये भी डिस्टेंस इतना हुआ, ये होता है इसका डाइपोल। ये डाइपोल कब ये डाइपोल हुआ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे लगाया। तो ये होता है जब हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं किसी भी पदार्थ को, तब उसमें डाइपोल बनता है एक बिना इसके। तो इसको बोलते हैं ध्रुवी, इसको बोलते हैं अध्रुवी। यानी कि हम यह बोल सकते हैं ध्रुवी और अध्रुवी के लिए परिभाषा क्या दे सकते हैं भाई, ध्रुवी अणु या ध्रुवी अणु भी इसी को बोला जाता है। तो ध्रुवी अणु किसे कहेंगे, ध्रुवी अणु किसे, लिख लीजिए आप लोग, ध्रुवी अणु और अध्रुवी अणु। ध्रुवी अणु लिखेंगे ऐसे अणु जिनके धनावेशों के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र। ध्रुवी में क्या होगा, ऐसे अणु जिनके धनावेशों का द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेशों का द्रव्यमान केंद्र संपाती नहीं होता। संपाती मतलब एक के ऊपर दूसरा, ये नहीं होता, ये होता है आपका ध्रुवी। और ध्रुवी क्या होता है, ऐसे अणु जिनमें एक का धनावेश दूसरे के ऋणावेश के संपाती होता है, या संपाती होता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, अध्रुवी अणु। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब उस पे थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, या विद्युत क्षेत्र में जब उस अणु को रखा जाता है तो वो थोड़ा सा अपने माध्य से विस्थापित हो जाता है, अतः इसमें भी ध्रुवण का गुण पाया जाता है। लेकिन कब, जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है। तो यानी कि हम देख लें कि जो विद्युत द्विध्रुव है इसी से तो पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। कोई भी पदार्थ जैसे कि यही है, इनमें प्लस और माइनस तो है ही, अट्रैक्शन फोर्स लगा है तब तो ये बना हुआ है। तो एक सिस्टम है कि नहीं है माइनस प्लस का, ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा एक अणु के बीच लगेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर तो बोल दिया कि NaCl यानी A प्लस और Cl माइनस, इसमें आकर्षण बल लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले तो NaCl नमक होता है, तो अगर हम बोले कि अगर कहीं पे नमक इतना बड़ा रखा हुआ है या नमक का बुरादा रखा हुआ है यहाँ पे, उसपे अगर उसपे क्या दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं वो, तो इसका आंसर होगा कि नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अणु हैं छोटे छोटे, और बहुत सारे अणु एक दूसरे से संतुलित होकर वो उस प्रकार का शेप बना के रखे हैं, इसलिए उसमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी। किसी एक अणु के लिए दिखाने के लिए, एक अणु है तो उसमें ऑटोमेटिक प्लस और माइनस आकर्षण का गुण बना रहेगा। और जो बड़ा बना है वो तो कई सारे अणु हैं, कई सारे अणु को मिला के ना वो शेप आया है, इसलिए उसमें वो प्रॉपर्टी दिखती नहीं, वो संतुलित रहता है वो। ये बात पूरी समझ में आ गई। ये होता है आपका विद्युत द्विध्रुव। अब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को समझिए, इसका परिभाषा लिख डालिए, समझिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश
एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे डिनोट करते हैं किससे? P से। तो P इज वेक्टर क्वांटिटी और ये होता है Q × 12, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपको याद हो गया ये। इसकी दिशा किधर होती है? P की दिशा हमेशा P की दिशा होती है, हमेशा याद रखना, माइनस से प्लस की ओर। तो हम इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बनाएंगे तो हम ऐसे बनाएंगे, माइनस से प्लस। अगर इसको इधर चेंज करेंगे, माइनस इधर कर दिए, प्लस इधर, तो इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी? इधर से इधर हो जाएगी। याद रखेंगे ये सदिश राशि है, लेकिन इसकी दिशा किधर होती है? P की दिशा, माइनस से प्लस की ओर। याद रखिएगा इसको। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सदिश राशि होता है, तो उसकी दिशा होगी, तो उसकी दिशा किधर होगी? माइनस से प्लस की ओर। इसको आप लोग ध्यान देंगे। और विद्युत बल रेखा कहाँ से निकलती है? प्लस से निकलती है, अनंत पे चली जाती है, और माइनस में अनंत से आती है। ठीक है, ये हमने इसको पढ़ लिया। अगर विद्युत बल रेखा है आपने नहीं पढ़ा है तो हमारा जो इसके पिछले वाला वीडियो है हमारे चैनल पे जाके आप पिछला वीडियो पहले देख ले, तो आपको विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम बोले तो यही, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ रहे हैं, इन सारे वर्डों को मैं लिखता हूँ ताकि आपको ये सारे वर्ड याद रहे, और हम बोलूँ तो आपको वो चीज़ याद रहे जिससे कि आपको आगे जाके दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। आगे आप जाएंगे हायर एजुकेशन में तो आपको इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने ही है, पीजी करेंगे तो भी इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने हैं सारे, तो आपको ये तो बनना चाहिए कम से कम। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने देख लिया। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? विद्युत द्विध्रुव क्या है, लिख लीजिए। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें आते हैं। ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव में दो प्रकार के, ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु, आप दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इससे संबंधित ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु को उदाहरण सहित लिखिए या बताइए, तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। ये आपका एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा, और ये क्वेश्चन हम आपको यहाँ ये बता दिए, जो आंसर आपको बता दिया। इसका आप यूनिट निकालिए। मात्रक क्या होगा बताइए? P इक्वल टू कितना है? Q × 2L। Q क्या है? आवेश। ये क्या है? दूरी। तो आवेश का मात्रक कितना होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर, या ये हो गया आपका इसका मात्रक। बस समझ में आ गया। डायमेंशनल फार्मूला निकालिए इसका। डायमेंशनल फार्मूला इसी फार्मूले से निकालेंगे हम लोग। P इक्वल टू क्या है? Q × 2L। Q मतलब क्या? आवेश इंटू दूरी। तो आवेश का क्या होता है? कल मैंने बताया था। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग इस फार्मूले से। करंट I इक्वल टू होता है Q/T, तो Q इक्वल टू होता है I × T। तो I इक्वल टू क्या होगा? I क्या है? धारा। I धारा है और T समय है, तो Q का क्या होगा? I × T। तो I का विमीय सूत्र क्या होता है? एम्पियर। T का क्या हो जाएगा? कैपिटल T। दूरी का क्या हो जाएगा? हो जाएगा कितना? m0 L T A। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना।
अब हमने जैसे बताया आपको कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण वो ध्रुवीय अणुओं के लिए होगा और ध्रुवीय अणु के लिए होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीय अणु है उसी के बीच ना द्विध्रुव बनेगा, तो एक आवेश दोनों आवेशों के बीच की दूरी मिलेगी। जब दूरी रहेगा ही नहीं तो ये कैसे बनेगा, इसकी परिभाषा नहीं है। जब एक आवेश इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो ध्रुवीय अणु में तो दूरी होती है और ध्रुवीय में क्या होती है, एक दूसरे के ये, जैसे O2 है तो ये परमाणु है तो इसी के ऊपर दूसरा भी होगा, तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक के ऊपर एक होता है, तो इसके द्रव्यमान केंद्र में कोई भी डिस्टेंस नहीं होता है। कब तक नहीं होता, जब अगर इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो डिस्टेंस आएगा, लेकिन बिना विद्युत क्षेत्र में रखे ये क्या होता है, एक दूसरे के संपाती होता है। यानी कि अध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा और ध्रुवीय अणुओं का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कुछ न कुछ होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, ठीक, ये आपको क्लियर हो गया होगा, जहां तक हमको आशा उम्मीद है आपसे कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। हमेशा 100% यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है 3 या 4 नंबर का। चौथे, क्या ये विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, देखिए हमने विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया। विद्युत द्विध्रुव जो होता है वो हमने दिखाया, यहाँ पे होता है एक माइनस और एक प्लस। एक क्षेत्र होता है, इसकी दिशा किधर होती है, पी की दिशा इधर होती है। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इसके कारण अगर इधर कोई आवेश रखा है, इधर कोई आवेश रखा है, तो इसका जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र, चूंकि यह एक निकाय है, निकाय मतलब एक सिस्टम बना है, तो सिस्टम के चारों ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है। जैसे हमने पहले क्लास में बताया था कि कोई भी सिस्टम है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो होता ही है। उसका पता कब चलता है, जब हम उसके बाहर कहीं ना कहीं कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है, तो उस फोर्स के कारण हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे एक कोई ना कोई अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते, एक अदृश्य फोर्स छिपा हुआ है, बल छिपा हुआ है, जिसे हम बोलते थे क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो इसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए है, तो आपके सिलेबस में 3 प्रकार के हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। हाँ, अक्षीय स्थिति से आपको ये जानना चाहिए कि जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही बोलते हैं क्या, विद्युत द्विध्रुव अक्ष, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष, इसी को बोलते हैं क्या, द्विध्रुव। बात समझ में आ गई, द्विध्रुव अक्ष किसे बोलेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अब नाम से स्पष्ट है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला, तीसरे में से ये फर्स्ट नंबर इसका है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल फॉर्म, एक्सियल पोजीशन। यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल फॉर्म, एक्सियल पोजीशन। किस पोजीशन में, या इसको हम लोग बोल दे रहे हैं एक्सियल पोजीशन, इसी को बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन इंग्लिश में। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाइए और उसको समझने का हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि ए और बी एक विद्युत द्विध्रुव है,
जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हम बनाते हैं। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी क्या होती है आपको पता है, 2l। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितनी है, 2l होती ही है। तो ये कितना होगा, l होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, l। माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बने, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको आप ध्यान देंगे। ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पे, अक्ष कौन होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये यहाँ पे हम अक्ष पे एक पॉइंट लेते हैं कहीं पे, इसके अक्ष पे, इसीलिए इसको अक्षीय स्थिति बोलते हैं। इसके अक्ष पे हमने एक पॉइंट लिया क्या, P, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है ना, क्या लिखोगे आप लोग, लिखेंगे इसमें ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसका व्यंजक निकाल रहे हैं हम लोग, ये चित्र बनाएंगे साइड में और लिखेंगे ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है तथा जिनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पे एक बिंदु हमने क्या लिया P, क्योंकि हम सेंटर से लेंगे ना कि यहां से, दोनों पे लिए हो, तो मध्य बिंदु से r दूरी पे एक बिंदु हमने क्या लिया P, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इतना आप लिख लेंगे, तब माइनस क्यू या प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब लिखेंगे नीचे, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, मान लेते हैं क्या है, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपको फार्मूला याद है, हमने बताया था, याद रखिए। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर आता था। तो यहाँ पे बिंदु आवेश हम किसके लिए ले रहे हैं, प्लस क्यू आवेश, तो बिंदु आवेश है इससे इतना दूरी पे, तो यहाँ पे इसकी दूरी लेंगे, सॉरी हम लोग किसकी दूरी लेंगे, इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं ना, प्लस क्यू आवेश काटते हैं, यहां से इसकी दूरी कितनी है, बी पी का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा भाई यहाँ पे बताइए, प्लस क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, मतलब कौन सा आवेश होता है, एकांक धन आवेश, याद रखिए। तो प्लस और प्लस दोनों होगा तो किधर की ओर जाएगा, ये बाहर की ओर, एक क्षेत्र निकलेगा, यही है क्या आपका E1। हमने E1 निकाला, E1 इतना आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2। अभी बताइए, ये माइनस क्यू है, यहाँ पे क्या है, एकांक धन आवेश मान लेते हैं रखा हुआ है, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं, वहां पे क्या होता है, एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश, ये धन है हुआ और ये ऋण आवेश है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा इस दिशा में। ये इसको मान लिया हमने क्या, ये किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि इसके कारण हो रहा है ना यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी है P से, यानी कि A से P, ये P का स्क्वायर। दिशा क्या है भाई इसका, किधर की ओर आ रहा है, ये P से A की ओर, तो हम लिख देंगे क्या, P। इसकी दिशा किधर थी, P B P, B से P की ओर, देखिए इसका दिशा, ये लिखना अनिवार्य है। यहाँ तक आपने इसको जान लिया। ठीक है, अब E1 और E2 दोनों को हम देख रहे हैं, E1 की दिशा उधर है, E2 की दिशा इधर है, यानी कि E1 और E2 एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, परिणामी निकालने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल है और कौन सा कम है, तब ना माइनस करेंगे परिणामी निकालने के लिए। तो ये सोचिए थोड़ा सा,
बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश था, यहाँ प्लस क्यू के कारण बिंदु बी पर तीव्रता हमने निकाला, क्षेत्र निकाला E1 है, इसे कारण निकाला E2 है। तो कौन सा प्रबल होगा? चूंकि ये पास में है तो इससे कारण जो तीव्रता होगी वो ये होगा और इससे कारण तीव्रता ये होगी। दूरी के साथ साथ बल का मान कम हो जाता है, यानी कि E2 का मान कम हो जाएगा और E1 का मान ज्यादा होगा। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, तब बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र E मान लेते हैं। परिणामी क्या है? E इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 माइनस E2। जब एक ही दिशा में है, परिणामी सदिश आपने पढ़ा है ना, जब एक दिशा में तो सदिश विपरीत दिशा में, तो परिणामी कैसे निकालते हैं? ज्यादा वाले फोर्स से कम वाले को हम माइनस कर देंगे तो यह अपनी वैल्यू आ जाएगी। इसको मान लिया हमने इक्वेशन हम फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन थर्ड। तब समीकरण 1, 2 और 3 से 1, 2 और 3 से देखिए E इक्वल टू, यहाँ पे E1 E2 का मान समीकरण एक वस्तु उठा के यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों से कॉमन ले लेंगे डायरेक्ट, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या बताइए? 1/BP का स्क्वायर और माइनस 1/AP का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चीजों को हम इसको देखिए, थोड़ा सा देखते हैं इसको। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/BP। BP की दूरी हमको कितनी यहाँ से पता नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है, O से P पता है R और O से B पता है L। तो हम पूरे में से इसको हटा देंगे तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी हमारी। देखिए फिर समझिए, O से P में से OB घटा देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? OP माइनस OB का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या? AP। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? OP प्लस OA। आपको समझ में आ गया होगा इतना? आगे देखिए, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। OP की वैल्यू कितनी है? R माइनस OB की वैल्यू कितनी है भाई? L स्क्वायर। OP हो गया इतना, ये समझ में आ गया? आगे कैसे लिखेंगे इसको? देखिए, इसको लिख दिया हमने R। OP की दूरी देखिए, O से P कितनी है? R है और OB कितना है? L है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आप इसको समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम लगाएंगे बाद में। आगे देखिए, E इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा नीचे? R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 1। देखिए इसका इसमें हो जाएगा तो जाएगा कितना? ये R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। छोटे अक्षर में आपको शायद दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? इसमें से R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे 2RL आएगा प्लस 2RL, तो कितना हो जाएगा? 4R। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। यहाँ पे A माइनस बी, A प्लस बी है तो लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? या दोनों का होल स्क्वायर कर दो और A माइनस बी, A प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा R A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 2L इंटू 2R। इसको 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। और क्यों ये है, क्यों लिख रहे हैं बता रहे हैं। तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मान कितना होता है?
अभी हमने आपको बताया था P कट कितना होता था, Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आपूर्ण। तो हम P की जगह पे P लिख देंगे 1/4 पाई स्क्वायर नॉट P इंटू 2R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। परंतु जो देखिए R जो है वो इस एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, तो R की लंबाई तो अधिकतम हो सकती है, लेकिन जो L है ये तो ऑलरेडी एक बहुत कम डिस्टेंस होता है, क्योंकि परिभाषा नहीं है, अत्यल्प दूरी पे रखा रहता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि R इज वेरी ग्रेटर देन L। तब L की उपेक्षा करने पर किसकी तुलना में, R की तुलना में, तो क्या हो जाएगा, ये L वाले टर्म को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, तो हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर 0 2pr लिख सकते हैं इसको क्रम से। तो हो जाएगा आपका R स्क्वायर की पावर R स्क्वायर और स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर 0 2p अपान R क्यूब, ये हो जाएगा आपका E। ये आपका विद्युत क्षेत्र, मात्रा क्या होता है, ये इसका विद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम। आप लोग याद रखिए उसको, बल बटे पता था ना, इसको आप नोट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर 0 2p अपान R क्यूब। ये आप याद रखेंगे, ये चीज़ हम लोगों ने आपको बता दिया। अब दूसरी चीज़ की, अगर मान लीजिए हम इसको हवा या निर्वात में लिए हैं, इसको रखे हुए हैं, अगर इसको हवा या निर्वात के अलावा किसी माध्यम जिसका परावैद्युतांक K है उसमें रखेंगे, तो कहाँ पे, जहाँ पे स्क्वायर 0 होगा वहाँ पे सब में K हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा कैपिटल K। या तो आप माध्यम को लेके लगाएंगे और लास्ट में आके आप बोल देंगे हवा निर्वात के लिए K बराबर 1, तो उसके लिए भी आप इसमें अलग से सॉल्व कर सकते हैं। और अच्छे से इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग दूसरा को है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, उसको हम जल्द अपलोड करते हैं। निरक्षीय स्थिति में और किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का, इसके लिए आप लोग थोड़ा न्यूमेरिकल लगाइए, देखिए, ठीक है। और अगर प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। यही अपेक्षा आपसे, धन्यवाद।